शिकावत मेंशन। खनक की मुस्कुराहट देखकर काव्या अजीब सी स्माइल करते हुए बोली, भाभी वह सब तो ठीक है, लेकिन भाई से बचकर वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपके भाई के साथ भी नहीं। इन मर्दों का हाल ही ऐसा होता है। ये अपनी पत्नी को किसी और लड़की के साथ देख ही नहीं सकते, भले ही वह आपका भाई ही हो। लेकिन इतने साल आप एक दूसरे से दूर रहे और भाई की तो आदत आप जानते ही हैं। काव्या की बात सुनकर कनक की स्माइल गायब हो गई। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, खनक। खनक और काव्या ने अपना सर उठाकर देखा। जहां खनक के होठों पर बड़ी की सी स्माइल आ गई थी, वहीं काव्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने रितेश सोना मुस्कुराते हुए आ रहे थे। रितेश को देखकर काव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। खनक मुस्कुराते हुए दोनों के पास आई और पहले अपने भाई की और उसके बाद अपनी भाभी के गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं आप दोनों का ही कितनी देर से इंतजार कर रही थी। आप लोग फाइनली आ गए। सोना उसकी बात सुनकर प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं भी तुमसे वापस मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। कनक दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लाते हुए बोली, मैं आप दोनों को मेरे परिवार वालों से मिलवाती हूँ। इतना कहकर कनक रितेश सोना को अंदर लेकर आई और काव्या से मिलवाते हुए बोली, ये मेरी ननद जी। रितेश ने तिरछी मुस्कुराते हुए काव्या को देखा। काव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया उससे मिलने के लिए, लेकिन रितेश ने उससे हाथ मिलाने की जगह उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते। रितेश की इस हरकत पर काव्या को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लिया। सोना काव्या गले से लगते हुए बोली, अगर मेरी नंद जी को वापस से परेशान किया तो याद कर लेना कि मैं कैसे तुम्हें मारा था, अभी भी मार सकती हूँ। इतना कहकर सोना मुस्कुराते हुए काव्या से अलग हो गई। तब तक अनंता जी नौकरों के साथ दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। रितेश सोना ने नीचे झुककर उनके पैर छुए। अनंता जी दोनों का आशीर्वाद देते हुए बोली, खुश रहो बच्चों, सोना से सदा सुहागन रहो। अच्छा, बातें होती रहेंगी, चाय नाश्ता कर लो। और मैंने तुम दोनों के लिए रूम रेडी करवा दिए हैं। खनक मुस्कुराते हुए अनंता जी से बोली, थैंक यू माँ। अनंता जी ने प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, इसमें थैंक यू की बात कौन सी बात है बेटा, ये भी तो परिवार का हिस्सा ही है। अंशुमन मीटिंग के लिए डायमंड होटल में आया था। अभी तक क्लाइंट नहीं आए थे। होटल का मैनेजर वहाँ काम कर रही वेट्रेस आकांक्षा से बोला, वीआईपी रूम में जूस लेकर जाओ। आकांक्षा अपने हाथों में जूस लेकर वीआईपी रूम के अंदर चली गई। आकांक्षा ने रूम का दरवाजा खोला और जूस की ट्रे लेकर अंदर आई। अंशुमन जो फोन पर बात कर रहा था, कमरे में किसी के आने पर उससे अपना सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हुई और अचानक से मुंह से निकला, आकांक्षा तुम। आकांक्षा अपना नाम सुनकर हैरानी से अंशुमन को देखने लगी और मुस्कुराते बोली, अंशु तुम यहाँ। अंशुमन मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो यहाँ मीटिंग के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ। आकांक्षा को ऊपर से नीचे देखकर हैरानी से बोला, तुम यहाँ काम करती हो, लेकिन तुम तो शादी करके अपने हस्बैंड के साथ यूएसए चली गई थी, फिर यहाँ। आकांक्षा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ वो हालात ही ऐसे कुछ ऐसे हो गए। बात तो टालते हुए, अच्छा तुम यहाँ ये सब छोड़ो, तुम्हारी तो शादी हो गई होगी ना, तुम्हारी वाइफ क्या करती है और तुम्हारे बच्चे। अंशुमन आकांक्षा की बात सुनकर अपना दर्द छुपाते हुए बोला, मैंने अभी तक शादी नहीं की। आकांक्षा हैरानी से उसका चेहरा देखते हुए बोली, शादी नहीं की, लेकिन क्यों अंशुमन। आकांक्षा को देखते हुए अपने मन में ही बोला, जिससे शादी करना चाहता था उसकी शादी हो गई। फिर बात को टालकर आकांक्षा से बोला, कुछ नहीं, तुम बताओ, ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई जो तुम यहाँ काम कर रही हो। आकांक्षा अपने दर्द को छुपाते हुए, कुछ नहीं, मेरी पति का बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, हमारा सब कुछ बिक गया, हालत बहुत बुरे हो गए थे, इसलिए मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ी। आकांक्षा की बात सुनकर अंशुमन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर उसने अपनी पेंट से अपना एक कार्ड निकाला और आकांक्षा को देते हुए बोला, तुम चाहो तो मेरी कंपनी में नौकरी कर सकती हो और तुम्हें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी, और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी
मदद की ज़रूरत हो तो कार्ड पर मेरा नंबर है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। आकांक्षा ने अपना सर हिलाया और जूस की ट्रे रखकर कमरे से बाहर निकल गई। शेखावत मेंशन खनक सोना अनंता के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। वहीं रितेश गेस्ट रूम में सोफे पर बैठा हुआ और लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, क्योंकि वह 1 महीने तक यहीं रहने वाला था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और काव्या अंदर आई। रितेश को लगा कि सोना आई है, इसीलिए बिना देखे मुस्कुराते हुए बोला, गुड़िया से खूब सारी बातें कर ली, अच्छा हुआ तुम आ गई। इतना बोलकर रितेश ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो काव्या को वहां देखकर हैरान हो गया। काव्या उसे हैरान होता देखकर मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रहे हो? रितेश सोफे से उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से काव्या से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या उसकी बात सुनकर तिरछी मुस्कुराई और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, मेरी जान, तुम भूल रहे हो, तुम जहाँ खड़े हो वो मेरी जगह है। रितेश ने गुस्से से उसके हाथ को झटक दिया। तभी काव्या ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, खनक से बहुत प्यार करते हो ना, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि उनकी लाइफ नरक बन जाए तो मैं अपने भाई को बता दूंगी कि तुमने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, मेरे साथ जबरदस्ती की। तो सोचो मेरे भाई तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या हाल करेगा। मेरे भाई का गुस्सा तो तुम जानते ही होगे, और अगर वह गुस्सा तुम्हारी बहन पर उतर गया तो? रितेश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, काव्या, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी बहन के बीच में मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या बेशर्मी से हंसते हुए बोली, रितेश बेबी, मैं कहाँ कुछ करना चाहती थी। मैं खनक भाभी को दुखी नहीं देख सकती, और ना ही अपने भाई का गुस्सा, क्योंकि मेरे भाई का गुस्सा कितना खतरनाक है ये पूरी मुंबई जानती है। और जब उन्होंने मुझे मेंशन से बाहर निकाल दिया था तो तुम्हारी बहन क्या चीज़ है, उसे भी धक्का देकर बाहर मेंशन से निकाल देंगे। जो तुमने उनकी बहन के साथ किया वही तुम्हारी बहन के साथ होगा। और अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहन यहाँ हमेशा खुश रहे तो मुझसे शादी करो, वरना तुम्हारी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगी, उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगी। और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, अगर गलती से उसका सीढ़ियों पर पैर फिसल जाए तो याद रखना कुछ भी हो सकता है। इतना कहकर काव्या गेस्ट रूम से बाहर चली गई। वहीं उसके जाने के बाद रितेश गुस्से से सोफे पर बैठ गया, लेकिन अगले ही पर उसे खनक का ध्यान आया और वह सोफे से गेस्ट रूम से बाहर निकल आया। खनक सोनक के साथ बातें कर रही थी। तभी वहां पर काव्या आई और खनक से मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, अब आपको अपने कमरे में चलकर रेस्ट करना चाहिए। अगर अश्वथ भाई को पता चला कि आप ज़्यादा देर तक बैठी थीं तो गुस्सा करेंगे। अश्वथ का नाम सुनकर खनक ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया और सोना से बोली, भाभी, अब आप भी आराम कर लीजिए। सोना ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। काव्या खनक सोफे से उठकर खड़ी हो गई और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। तभी रितेश वहां पर आया और खनक के साथ काव्या को देखकर उसका मन 1 सेकंड के लिए बैठ गया, कहीं वो काव्या उसकी बहन के साथ कुछ कर ना दे। काव्या मुस्कुराते हुए हितेश से बोली, अभी भाभी के रेस्ट करने का टाइम है, वरना कुछ भी हो सकता है। इतना बोलकर काव्या ने रितेश को आई विंक किया और खनक को लेकर वहां से जाने लगा। रितेश का मन कर रहा था कि वो खनक को रोक ले, वो अभी उसी उधेड़ बुन में था। तभी सोना सीढ़ियों से चढ़कर उसके पास आई और उसे परेशान देखकर पूछा, आप अचानक से इतना परेशान क्यों हो गए, कुछ हुआ है क्या? रितेश सोना को सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसे काव्या खनक को कमरे के अंदर लेकर आई और बेड पर बिठाते हुए बोली, भाभी, अब आप रेस्ट कर लीजिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। इतना बोलकर काव्या कमरे से बाहर निकल गई। काव्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी उसकी नज़र सोना और तेज पर गई। काव्या मुस्कुराते हुए सोना को ऑर्डर देते हुए बोली, जाओ जाकर मेरी भाभी के लिए जूस बना कर लाओ। सोना को उसके ऑर्डर देने का पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन तभी रितेश सोना से बोला, हाँ जाओ, जाकर गुड़िया को जूस दे दो। सोना काव्या को घूरते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। काव्या रितेश के चेहरे पर डर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, अपनी बहन के लिए डर लग रहा है? कहीं मैं उसके जूस में
कुछ मिला ना दूँ? वही वैसे सही लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतना बोलकर काव्या रितेश के गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसके करीब आने लगी कि तभी रितेश ने गुस्से के साथ उसके हाथ को झटक दिया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। काव्या उसका गुस्सा देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बेबी, तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन उस सोना से डरते हो। मैं बहुत जल्द उसको हमारे रास्ते से हटा दूंगी। फिर सिर्फ मैं और तुम, और कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। बोलते हुए उसकी आंखों में रितेश को पाने का जुनून साफ साफ नजर आ रहा था। वो इस वक्त किसी पागल से कम नहीं लग रही। वही सोना का खनक को जूस देकर गेस्ट रूम में आई। उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए रितेश पर पड़ गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था, जिसने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। सोना मुस्कुराते हुए सोफे के पीछे खड़ी हो गई और उसके सर को हल्के से हाथों से दबाते हुए बोली, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सोना की आवाज़ सुनकर रितेश ने अपनी आंखें खोल दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में ज़्यादा सोच रही हो। यह कहते हुए वह वॉशरूम के अंदर चला गया। वहीं सोना खुद में सोचते हुए बोली कि काव्या चुड़ैल ने कुछ किया तो नहीं, लेकिन वह क्या करेगी? शायद ये खनक को लेकर परेशान है। हाँ, यही बात होगी और क्या होगी। रितेश वॉश बेसिन का नल ऑन करके अपना चेहरा धुलने लगता है। उसके कानों में काव्या के कई शब्द गूंजने लगते हैं। खनक से बहुत प्यार करते हो ना, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि उनकी लाइफ नरक बन जाए तो मैं अपने भाई को बता दूंगी कि तुमने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तो सोचो, मेरा भाई तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या हाल करेगा। मेरे भाई का गुस्सा तो तुम जानते ही होगी, और अगर गुस्सा तुम्हारी बहन पर उतर गया तो। रितेश अपना चेहरा मिरर में देखते हुए गुस्से से बोला, मैं मेरी गुड़िया के साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। शाम का वक्त था। पांडे हाउस। आकांक्षा अपनी ड्यूटी पर पूरी करके घर आई, जहां वो अपने पति के साथ रहती थी। वो जो जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर आई, उसके कानों में उसके पति अमित जी की, आकांक्षा, अब तुम्हें इस जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। अमित की बात सुनकर आकांक्षा उसे हैरानी से देखकर बोली, क्या मतलब, सब कुछ सही हो गया? अमित सोफे से उठकर उसके पास आया और दोनों कंधों को पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, बस समझो ठीक हो गया, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। आकांक्षा असमंजस से उसका चेहरा देखते हुए बोली, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? अमित उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर मुस्कुराते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मिस्टर सिन्हा को बिस्तर पर कुछ करना होगा, उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अमित की बात सुनकर आकांक्षा हैरानी से उसे देखने लगी और अगले ही पल बेहद गुस्से से उसके दोनों हाथों को झटक कर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तो मुझे उसके साथ आकांक्षा को कहते हुए भी शर्म और गुस्सा आ रहा था। आकांक्षा का गुस्सा देखकर अमित लापरवाही से बोला, मुझे बहुत कुछ अच्छे से पता है मैं क्या कह रहा हूँ, और तुम्हें उन्हें खुश करना होगा, और सिर्फ एक रात की ही तो बात है, और मैं कौन सा तुम्हें बेच रहा हूँ। आकांक्षा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आपने जो कहा है और आज तक मेरे साथ जो भी किया, मैंने सब कुछ माना, लेकिन मैं किसी गैर मर्द से नहीं, मुझसे नहीं होगा। इतना बोलकर आकांक्षा वहां से जाने लगी। तभी अमित ने पीछे से उसकी कलाई को पकड़ लिया और बेरहमी से मरोड़ते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे उन्हें खुश नहीं करती है। इतना बोलकर अमित ने गुस्से से आकांक्षा के आगे की ओर धकेल दिया और गुस्से से वहां से चला गया। शिकावत मेंशन। खनक सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई। उसकी सीढ़ियों से उतरने की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। तभी वहां सामने से आ रहे अश्वथ से टकरा गए। अश्वथ ने खनक को संभाला और गुस्से से उसे तेज आवाज में डांटते हुए बोला, डॉल, अगर अभी तुम गिर जाती तो तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती? हाँ, जवाब दो, इतनी लापरवाही कैसे हो सकती हो? अस्वस्थ की डांट सुनकर खनक की आंखों से आंसू आ गए। वहीं रितेश, जो खनक के पास आ रहा था, अस्वस्थ की तेज आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। उसकी नजर खनक पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर रितेश को काफी तेज गुस्सा आया। उसके कानों में एक बार फिर से काव्या के शब्द गूंजने लगे, खनक से बहुत प्यार करते हो ना, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि उनकी लाइफ नरक बन जाए तो। मैं अपने भाई को बता दूंगी कि तुमने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, मेरे साथ जबरदस्ती की। तो सोचो, मेरा भाई तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या हाल करेगा। मेरे भाई का गुस्सा तो तुम जानते ही होंगे, और
और अगर वह तुम्हारी बहन पर उतर गया तो? खनक रोते हुए उल्टे पैर सीढ़ियों से ऊपर भागे। उसे भागता देखकर अश्वत्थ गुस्से से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। तभी रितेश ने उसका रास्ता रोक लिया और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को डांटने की? रितेश का गुस्सा देखकर अश्वत्थ अपने दांत पीसते हुए बोला, वो तुम्हारी बहन से पहले मेरी डॉल है। मैं उसके साथ चाहे कैसा भी बिहेवियर करूँ, मेरी मर्जी, बीच में आने की कोशिश भी मत करना, वरना फिर से मैं वही करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अपनी लिमिट में रहो। इतना बोलकर अश्वत्थ वहां से चला गया। रितेश की आंखों के सामने एक बार फिर से अपनी बहन की आंसुओं से भरा चेहरा आ गया और उसके कानों में वापस से काव्या के कई शब्द गूंजने लगे। खनक से बहुत प्यार करते हो ना, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि उसकी लाइफ नरक बन जाए तो मैं अपने भाई को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। तो सोचो मेरा भाई तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहन का क्या हाल करेगा। मेरा भाई का गुस्सा तो जानते ही होगे, और अगर वह तुम्हारी बहन पर उतर गया तो? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रितेश ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। सोना हैरानी से बोली, रितेश मैं हूँ। सोना की आवाज़ सुनकर रितेश ने उसे देखा और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। सोना ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा, उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? आप कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, अगर कोई बात है तो आप मुझे बताइए। रितेश ने धीरे से उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाया और वहां से चला गया। सोना बस रितेश को जाते देखती रह गई, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो काव्या के कमरे की तरफ जाने लगी। सोना ने गुस्से के साथ काव्या के रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर काव्या ने पलटकर सामने दरवाजे की तरफ देखा जहां सोना खड़ी थी। काव्या कुछ कहती इससे पहले ही सोना उसके पास आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। काव्या अपने गाल पर हाथ रखे जलती निगाहों से सोना को देख रही थी। सोना गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, क्या कहा है तुमने मेरे रितेश से जो वो इतनी परेशान हो गए हैं? मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, और अगर हम दोनों के बीच आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है या फिर तुम मेरी नदद की नदद हो। जान से मार दूंगी तुम्हें। इतना बोलकर सोना ने गुस्से से काव्या के बालों को पीछे से पकड़ लिया और तेज आवाज में बोली, बताओ क्या किया है तुमने मेरे रितेश के साथ? तभी कमरे में रितेश आगे रितेश को देखकर काव्या जानबूझकर ड्रामा करते हुए सोना से बोली, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं कैसी पागल लड़की से शादी कर ली है। रितेश जल्दी से सोना के पास आया और उससे काव्या को बालों को छुड़ाते हुए बोला, सोना छोड़ो उसे। सोना चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आज मैं किसी से ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा हम दोनों के बीच कभी नहीं आएगी। तभी रितेश ने गुस्से से सोना के हाथों से काव्या के बालों को छुड़ाकर गुस्से से उसके हाथ को झटक दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हो गया, सोना चलो यहाँ से। सोना गुस्से से रितेश से बोली, जब तक मैं इसकी शक्ल को ठिकाने नहीं लगा देती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रितेश गुस्से से तेज आवाज में बोला, सोना मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। रितेश का गुस्सा देखकर सोना को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वह तो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी, लेकिन रितेश उल्टा उस पर ही गुस्सा हो रहा था। सोना ने गुस्से से काव्या को घूरा और कमरे से बाहर चली गई। रितेश भी कमरे से बाहर जाने लगा कि काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पीठ से लग कर बोली, थैंक यू बेबी, मुझे अपनी पागल पत्नी से बचाने के लिए। रितेश ने गुस्से से उससे खुद को छुड़ाया और दांत पीसते हुए बोला, मुझसे दूर रहो और मेरी गुड़िया से भी। इतना कहकर रितेश ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया तभी काव्या गुस्से से बोली, कभी नहीं, आज तो तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ किया है, और मुझे जो थप्पड़ मारा है ना, अब देखते जाओ इसकी सजा तुम्हारी बहन को कैसे मिलती है। तुम लोगों ने जो दर्द मुझे दिया था, अब उसकी भरपाई तुम्हारी बहन करेगी। खनक का नाम बीच में आते ही रितेश कमजोर पड़ गया और जल्दी से पलटकर काव्या से माफ़ी मांगते बोला, आई एम सॉरी, सोना की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन को बीच में मत लाओ। रितेश को कमजोर देखकर काव्या बेशर्मी से मुस्कुराई और उसके करीब आकर उसके गाल पर उंगलियां फेरते हुए बोली, बेबी, अभी तो बस शुरुआत है, आगे तुम देखते जाओ तुम्हारी प्यारी बहन के साथ मैं क्या क्या करती हूँ। खून के आंसू रोएगी वो। इतना कहकर काव्या अपने कमरे से बाहर चली गई। अश्वत्थ का कमरा। खनक बेड पर मुंह फुलाए बैठी हुई थी। वही अश्वत्थ उसे काफी टाइम से समझा रहा था। अचानक ही खनक रोने लगी। खनक को रोता देखकर अश्वत्थ अपनी आंखें शद करते बोला, डॉल क्या हो गया है? खनक जोर जोर से रोते हुए बोली, ए जी ओ जी,
आप बहुत गंदे हो, आपने मुझे कितनी जोर से डांटा। इतना बोलकर खनक अपने आंसू और अपनी नाक को साफ करने लगी, लेकिन जब उसे कुछ समझ ही नहीं आया तो वो अशरत के गले से लग गई और उसकी शर्ट से अपने आंसू और अपनी नाक को साफ करने लगी। अशरत को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और आज भी उसका मुंह बन गया था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोला, डॉल ये क्या कर रही हो तुम। अश्वत्थ की डांट सुनकर खनक जोर जोर से रोते हुए बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। अश्वत्थ ने अपना माथा पीट लिया और बेड पर बैठकर बाथरूम में चला गया। खनक रोते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी और बार बार ये बोल रही थी, एजी ओजी बहुत गंदे हैं, बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते, बहुत गंदे हैं, हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हैं और मुझे से सारे काम करवाते हैं। मैं अब उनसे बात नहीं करूंगी। मैं अपने भाई को बोल दूंगी कि वो उन्हें डांटे या फिर माँ को कह दूंगी। इस वक्त खनक किसी बच्चे की तरह लग रही थी। खनक रोते हुए नीचे आई और उसे रोता दे हुआ देखकर सभी लोग परेशान हो गए थे। जल्दी से भागकर उसके पास आया और उसे अपने गले से लगाकर बोला, खनक बेटा क्या हुआ। खनक सिसकते हुए बोली, गंदे एजी ओजी ने डांटा, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी और शिवजी से उनकी शिकायत कर दूंगी। खनक ने आंसू देख रितेश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर अश्वत्थ की खबर ले। तभी काव्या खनक के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे रितेश से दूर करते हुए बोली, भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं भाई से बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि वह मेरी प्यारी सी भाभी को डांटे ना। इतना बोलकर काव्या मुस्कुराते हुए रितेश को देखने लगी। काव्या की मुस्कुराहट देखकर रितेश के कानों में उसके शब्द गूंजने लगे, कभी नहीं, और आज तो तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ जो किया है, मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब देखते जाओ इसकी सजा तुम्हारी बहन को कैसे मिलती है। तुम लोगों ने जो दर्द मुझे दिया था, अब उसकी भरपाई तुम्हारी बहन करेगी। रितेश गुस्से में काव्या को देखने लगा। तभी वहां पर अश्वत्थ की आवाज आई, डॉल। अश्वत्थ की आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। वे खनक और भी जोर से रोने लगी। अश्वत्थ गुस्से से सीढ़ियां उतरने लगा और काव्या मुस्कुराते हुए धीरे धीरे रितेश से बोली, अभी तो बस शुरुआत हुई है, देखते जाओ मेरी भाई तुम्हारी बहन का क्या हाल करता है। इतना बोलकर काव्या जानबूझकर इस अश्वत्थ के पास गई और ड्रामा करते हुए बोली, भाई आप मेरी प्यारी भाभी को क्यों रुलाते हो। काव्या की बात सुनकर अश्वत्थ ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और ठंडी आवाज में बोला, किसी को जरूरत नहीं है मेरी और डॉल के बीच में आने की। वो मेरी डॉल है और मैं उसके साथ चाहे जो भी करूं, जैसे रहूं। इतना बोलकर अश्वत्थ खनक के पास आया और तेज आवाज में खनक से बोला, डॉल। खनक तेज के पीछे छुपते हुए बोली, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अश्वत्थ ने गुस्से से खनक का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बिना वार्निंग के उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगा। खनक बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अश्वत्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं सभी लोग हैरानी से उसे ले जाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अश्वत्थ को रोकने की। कुछ घंटे बाद अश्वत्थ की गाड़ी मुंबई शहर के बाहर एक समंदर के सामने रुकी। इस वक्त हल्की फुल्की हवाएं चल रही थी और वहां का व्यू बहुत ज्यादा प्यारा था। अश्वत्थ ने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से उतरकर खनक की साइड का दरवाजा खोला और उसे अपनी गोद में उठाकर समंदर के पास ले जाने लगा। खनक का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था। इस वक्त अश्वत्थ खनक समंदर के पास बैठे हुए थे। खनक मुस्कुराते हुए समंदर की लहरों को देख रही थी। उसे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने धीरे से अपना सर अश्वत्थ के कंधों पर रख दिया और सामने नज़ारा देखने लगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे हैरानी की बात थी कि वो ये थी, वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। शेखावत मेंशन रितेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करे। वो खनक को आखिर को दुखी नहीं देख सकता था और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था खनक आज दुखी थी, तो इसके पीछे साथ वो जिम्मेदार था। अगर वो काव्या को धोखा नहीं देता तो आज उसकी बहन खुश होती। काव्या उसी का बदला तो उसकी बहन से ले रही थी, लेकिन अगर वो उसकी बात मान लेता तो शायद खनक की जिंदगी से दुख बिल्कुल खत्म हो जाए और फिर खनक को अपने साथ यहाँ से दूर ले जा सकता है। लेकिन जितना उससे पता लगाया था उस अकॉर्डिंग खनक कभी भी अपने पति को छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो अगर वह खनक को अपने साथ चलने के लिए भी कहे तब वो भी वह उसके साथ ही नहीं जाएगी। इसी रेडबुल में रितेश को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। वहीं शोना भी उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। आज पहली बार रितेश ने उसे डांटा था और वह भी किस लिए, काव्या के लिए। कोई फैमिली कोई नहीं था, वह अनाथ थी। उसकी मुलाकात रितेश अनाथ आश्रम में हुई थी, जहाँ वो दान की दिया करता था। पहली नज़र में रितेश ने
सोना से को प्यार हो गया था और अगले ही दिन उसने उसे प्रपोज़ कर दिया था। पहले तो सोना ने उसे मना कर दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि रितेश उसके साथ मज़ाक कर रहा है क्योंकि कोई लड़का उसे पसंद करेगा। लेकिन बाद में रितेश के बार-बार कहने पर सोना ने हाँ कर दिया था और अगले ही दिन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। दोनों के परिवार में अनाथ आश्रम के बच्चों के अलावा कोई नहीं था। यह सब याद आते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी उनकी शादी के इतने सालों बाद आज पहली बार रितेश गुस्से से चिल्लाया था और अभी तक उससे बात भी करने नहीं आया था। उसने एक बार भी उसे मनाया नहीं था और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। पांडे हाउस आकांक्षा किचन के खाने की तैयारी कर रही थी। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमित उसे ऐसा कैसे कह सकता है। अमित पहले काफ़ी ज़्यादा अमीर था। उसकी अमीरी को देखकर ही आकांक्षा के परिवार वालों ने उसकी शादी अमित से कर दी थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही अमित बिजनेस लॉस होने लगा। लेकिन फिर भी आकांक्षा उसका साथ नहीं छोड़ा। बिजनेस लॉस होते ही अमित ने अब शराब पीना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि आकांक्षा को मारना पीटना, उसके साथ गाली गलौज करना, ज़बरदस्ती करना, ये तो उसकी आदत बन गई थी। लेकिन फिर भी आकांक्षा सब कुछ सह रही थी क्योंकि उसे लग रहा था एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अमित से उसके पैसों के लिए शादी नहीं की थी, ना ही उसे पैसों का लालच था। उसके दिल में तो कुछ और था। लेकिन अपने माँ बाप के कहने पर उसने अमित से शादी के लिए हाँ कर दी थी। क्योंकि उसका प्यार एक तरफा था। उसे नहीं पता था कि सामने वाला उससे प्यार करता है या नहीं। इसी डर से उसने कभी भी उस शख्स से अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया था क्योंकि वह शख्स उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वह अपनी दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी और बस एक उम्मीद से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। वो अभी खाना बना ही रही थी कि तभी अमित शराब पीते हुए किचन में आया और एक हाथ आकांक्षा की कमर पर लपेटते हुए नशे में बोला, हाँ तो क्या फैसला लिया है? उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। आकांक्षा उसे दूर करते हुए बोली, अमित प्लीज़, मुझे ये नहीं करना है। और रही बात इस गरीबी की तो मैं आपके साथ इसमें खुश हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आकांक्षा की बात सुनकर अमित को गुस्सा आ गया और उसने शराब की बोतल जमीन पर पटक दी। उसकी इस हरकत पर आकांक्षा डर से सहम गई। अमित ने गुस्से में उसे अपनी तरफ पलटा और चाकू उठाकर उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर रखते हुए बोला, बोल दिया ना तुझे, तुझे मिस्टर सिन्हा को खुश करना होगा। आकांक्षा की हथेली से खून निकलने लगा और दर्द से उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। लेकिन अभी भी उसकी जबान पर इनकार ही थी। वो कैसे किसी गैर मर्द के साथ सो सकती थी। अमित ने उसकी हथेली से चाकू हटाई और हैवान की तरह उसके गोरे गालों पर चलाते हुए गुस्से से बोला, अगर दोबारा ना किया तो इसी चाकू से तेरे 36 टुकड़े कर दूंगा, समझी? और तेरे परिवार वालों को भी। मैं तेरा पति हूँ, तुझसे जो कहूँगा तुझे करना ही होगा। इतना कहकर अमित गुस्से से वहां से चला गया। आकांक्षा वहीं फूट फूट कर रोने लगी। अचानक से उसे अंशुमन का ख्याल आया। लेकिन अगले ही पर वह खुद को से बोली, नहीं, मैं उसे परेशान नहीं कर सकती। और क्यों करूं? पहले वह मेरे दोस्त थे लेकिन अब नहीं। मैं उसे परेशान नहीं कर सकती। लेकिन उसे उसे जो कार्ड दिया था, क्या पता उसे मदद हो जाए, मुझे उसकी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाए। इतना सोचकर आकांक्षा ने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे से आकर बैग से उस कार्ड को निकालकर अपना फ़ोन ढूंढा और जल्दी से कॉल लगा दी। दूसरी तरफ अंशुमन की आवाज़ आई, हेलो कौन? आकांक्षा अपने इमोशंस को संभालते हुए बोली, हेलो मैं आकांक्षा, तुमने कहा था ना जॉब के लिए, मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब चाहिए, मिल जाएगी? अंशुमन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कल मेरी कंपनी में आ जाओ, समझाना तुम्हारी जॉब लग गई। अंशुमन की बात सुनकर आकांक्षा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। बाय। इतना बोलकर आकांक्षा ने कॉल को कट कर दिया और खुद से बोली, एक बार फिर से अमित को समझना होगा। इतना कहकर आकांक्षा कमरे से बाहर निकल आई। शिखावत मैंसन सोना दोनों ही बहुत परेशान थे। सोना इसलिए परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था जब से रितेश यहाँ आया है तब से वो बदल सा गया है। वहीं रितेश अपनी गुड़िया के लिए परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था उसने काव्या के साथ गलत किया है, इसलिए उसकी बहन के साथ गलत हो रहा है और वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता था। आखिर वह सोचने के बाद रितेश सोना के पास आया। सोना उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। उसे लगा कि रितेश शायद उसे मनाया है आया है, इसलिए उसके दिल में हल्की सी खुशी होने लगी। लेकिन रितेश की बातें सुनकर उसका दिल जैसे टुकड़ों में बट गया था। रितेश गुस्से से बोला,
आज जो तुमने हरकत की है उसके लिए मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की। तुम अपनी हरकतों से बच्ची लगती हो, इसलिए मैं अपनी गलती सुधारूँगा। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, काव्या को देखा है, वो तुमसे लाख गुना खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी, लेकिन मैं भी कहाँ तुम्हें उससे कंपेयर कर रहा हूँ, और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें तलाक देकर उससे शादी करूँगा। वो मेरे लिए हर एंगल से परफेक्ट है। इतना कहकर रितेश बिना रुके कमरे से बाहर चला गया। वहीं सोना तो जैसे सदमे में चली गई थी। इतने प्यार करने वाला, प्रिंसेस की ट्रीट करने वाला, आज कह रहा था कि वो बच्चियों की तरह हरकतें करती है और वो उसे पसंद नहीं है। सोना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ देर के लिए वह अपनी जगह पर जम गई है। वहीं रितेश बाहर आकर दरवाजे के पास अपने घुटनों पर बैठकर मुंह पर हाथ रखकर फपक कर रो पड़ा। आज उसने सोना ने क्या कुछ नहीं कह दिया था। सोना जिसने हमेशा उसे समझा था, उसकी मदद की थी, आज उसी ने उसके साथ, लेकिन अगले ही पल वो अपने आंसू साफ करके वहाँ से बाहर उठकर चला गया। काव्या का कमरा। रितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के काव्या से बोला, तुम ये सब मेरी मजे से कह कर रही हो ना? क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी फीलिंग के साथ खेला, तो आई एम सॉरी। तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दो, लेकिन मेरी गुड़िया को इन सब के बीच मत घसीटो। मैं उसे दिख ही नहीं दे सकता। तुम्हारी सज़ा का हकदार मैं हूँ, मेरी बहन नहीं। काव्या वार्निंग फेस बनाकर बोली, बेबी तुम्हारी रिपीटिंग बातें सुनकर मैं बोर हो रही हूँ, तो कुछ नया ट्राई करो। रितेश उसके करीब आकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर बेशर्मी से बोला कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, और मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें अपनी गंवार बीवी को डिवोर्स देने से मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। काव्या की बातें सुनकर रितेश उसको देखने लगा। काव्या बेशर्मी से मुस्कुराते हुए आगे बोली, बस इतना ही मुझे चाहिए। तुम तलाक नहीं दोगे तो तुम्हारी बहन की हालत, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इतना बोलकर काव्या अपनी कीबोर्ड के पास आई। उसने कवर्ड को खोलकर उसमें से एक पेपर निकाला और रितेश को दिखाते हुए बोली, तुम्हारे और तुम्हारी गब्बार बीवी की डिवोर्स पेपर बस साइन करके बाकी है। रितेश ने डिवोर्स पेपर को देखा। एक एक करके उसके जहन में सोना की यादें ताज़ा होने लगी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन खनक का चेहरा, अपनी माँ का प्रॉमिस याद आते ही रितेश ने खुद को मजबूत किया और काव्या के पास से डिवोर्स पेपर लेकर वही मेज पर रखे पेन होल्डर में से पेन निकाला और बिना एक पल बर्बाद किए उसने साइन कर दिया और पेपर लेकर कमरे से बाहर निकल गया। रितेश गेस्ट रूम में आया और सोना के पास डिवोर्स पेपर रखते हुए गुस्से में बोला, ये डिवोर्स पेपर मैंने साइन कर दिया है, अब तुम भी साइन कर दो। रितेश की बात सुनकर सोना के ऊपर बिजली गिर गई। वो आंसू भरी आंखों से रितेश को देखने लगी। उसे अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिल के कोने में अभी भी उम्मीद थी कि शायद रितेश उससे मजाक कर रहा है या फिर उसकी कोई मजबूरी है। लेकिन अगले ही पल उसका भ्रम भी दूर हो गया जब उसने डिवोर्स पेपर पर इसके साइन देखे। कुछ सेकंड तो उसे समझ ही नहीं आया, जिसे उसका दिल मजाक समझ रहा था, लेकिन असल में तो उसका मजाक बन गया था। सोना रोते हुए रितेश से बोली, मुझे अभी भी भरोसा है आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे आपकी कोई मजबूरी है। लेकिन रितेश, बस इतना बता दीजिए, अगर मैंने आपको डिवोर्स दे दिया तो क्या आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी? मुझे पता है आपकी मजबूरी क्या है। सोना की बातें सुनकर रितेश उसको देखने लगता है। सोना बेड से उठकर उसके पास आकर उसके गले से लग गई। रितेश उसकी इस हरकत पर बिल्कुल हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पर खुद से दूर करने लगा। कुछ पल बाद सोना रितेश से अलग हुई और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर उसके होठों को अपने होठों से मिलाते हुए वो हल्के से चूम लिया और देश को अपनी जगह पर बिल्कुल वैसा ही खड़ा रहा। सोना नम आँखों से बोली, बहुत प्यार करती हूँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप मेरी दुनिया हैं। अगर आप मेरे पहले टीचर हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन से करते हैं और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझसे
डिवोर्स पेपर पर साइन चाहते हैं तो मैं साइन करूँगी, लेकिन उसकी पत्नी बनकर नहीं, बल्कि आपकी स्टूडेंट बनकर, क्योंकि एक पत्नी कभी ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन स्टूडेंट अपने टीचर को उसकी गुरु दक्षिणा जरूर देगी। इतना बोलकर सोना ने रितेश को छोड़ा और बिना उसको देखे जमीन पर बैठकर पेपर साइन करने लगी। रितेश का मन कर रहा था कि वो सोना को रोक ले, लेकिन वो नहीं रोक पा रहा था। जिस लड़की से उसने वादा किया था कि वो दुनिया में उससे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, उसकी फिक्र करेगा, आज वही उसकी आंखों में आंसुओं को लेकर आया था। उसकी आंख आज वही आज एक तरफ पति और एक तरफ भाई हावी हो रहा था। सोना ने डिवोर्स पेपर पर साइन करके पेपर रितेश को दे दिए और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अब आपकी बहन हमेशा खुश रहेगी, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। इतना बोलकर सोना गेस्ट रूम से बाहर निकल गई, क्योंकि रितेश के सामने रहना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वहीं रितेश रोते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसके लिए भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वो अपनी बहन के लिए सब कुछ कर रहा था। सोना इस वक्त अपने कपड़ों की पैकिंग कर रही थी और बार बार उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह साफ कर रही थी। तभी कमरे में काव्य आई और सोना की हालत देखकर हंसते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, रितेश ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया? वैसे तुम इसी के लायक हो। अच्छा होता तुम कभी हम दोनों के बीच में नहीं आती और ना तुम्हारे साथ ये होता, सब कुछ होता। काव्या की बात सुनकर सोना गुस्से से कहती है, मेरे साथ जो हो रहा है वो तो मैं कहती हूँ हो रहा है वो तो मैं झेल लूँगी, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही। सोचो अगर तुम्हारे परिवार वालों को पता चल गया तुम्हारी हरकतों के बारे में तो क्या होगा, क्योंकि मैं देश नहीं सोना हूँ। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे परिवार के सामने लाने में, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है, मुझसे दूर रहो, वरना अगले ही पर तुम्हारा काला चिट्टा तुम्हारे परिवार के सामने होगा। सोना की बात सुनकर काव्या गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी तो कुछ सोच कर मुस्कुराते हुए, बता दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ रितेश चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाय द वे, ओनली यू विल प्रिपेयर मी फॉर माई वेडिंग, और यहाँ तक हमारी सुहाग की सेज भी तुम ही तैयार करोगी। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मुझे चैलेंज देने का अंजाम क्या होता है। इतना बोलकर काव्या कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद सोना वापस से अपनी पैकिंग करने लगी। तभी खनक चहचहाते हुए गेस्ट रूम में आई और मुस्कुराते हुए सोना से बोली, भाभी। इतना बोलकर खनक का ध्यान सोना के चेहरे पर गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यह देखकर खनक परेशान होते हुए बोली, भाभी क्या हुआ आपको? भाई ने डांटा है आपको? मुझे बताओ। इतना बोलकर खनक सोना का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसके आंसू साफ करने लगी। सोना मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं बच्चा, तुम बताओ कुछ काम था? खनक ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, भाभी मुझे सच सच बताइए, भाई ने डांटा है? अगर ऐसा है तो मैं उन्हें डांटूंगी। खनक की बात सुनकर सोना उसे टालते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा। लेकिन खनक कहाँ मानने वाली थी। खनक सोना को अपनी कसम देते हुए बोली, अगर ये सच है तो आप मेरी कसम खाइए। सोना सारा सच बताने लगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसके भाई ने ये सब कुछ उसके लिए ही किया है, बल्कि उसने उसे ये बताया कि वो दोनों अब इस बंधन में नहीं रहना चाहते, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। पूरी बात सुनकर खनक शॉक्ड हो गई। वो कुछ बोलती इससे पहले ही रितेश गेस्ट रूम में आया और खनक से मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा तुम आ गई। खनक ने रितेश की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, भैया आपने भाभी को तलाक दे दिया, लेकिन क्यों? आप दोनों के बीच क्या हुआ है? भाभी रो रही हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। आप मुझे बताइए कि दिक्कत क्या है? सिर्फ जी सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन एक दूसरे को तलाक दे देना ये गलत है। शादी का बंधन कोई मजाक नहीं होता, ये पवित्र है और इसे तोड़ना पाप है। आप दोनों जल्दी से सलाह कर लो। इतना बोलकर खनक दोनों को देखने लगी। रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह अपनी प्यारी सी छोटी बहन को क्या बोले। सोना मुस्कुराते हुए खनक से बोली, बच्चा अश्वथ जी ने क्या कहा था?
तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है। और रही बात हम दोनों की, तो हम दोनों खुश हैं। कभी कभी खुशी पाने से नहीं, लेकिन दूर जाने से मिलती है। मेरा और रितेश का रिश्ता कुछ ऐसा ही है, इसीलिए तुम फिक्र मत करो और अपने बच्चों का ख्याल रखो। अब यहाँ से जाओ, वरना अशोक जी आ जाएंगे। सोना की बात सुनकर कनक बोली, नहीं भाभी, मैं इतनी भी बुद्धि नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रही हैं। मुझे अच्छे से पता है आपकी खुशी किस में है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी खुशी आपको लौटा कर रहूँगी। इतना बोलकर कनक गेस्ट रूम से बाहर चली गई। कनक के जाने के बाद रितेश सोना से बोला, थैंक यू सो मच कनक को समझाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तभी सोना उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, थैंक यू की कोई बात नहीं है। रिश्ता आपसे टूटा है, खनक से नहीं। वह कल भी अब मेरी बहन थी और आज भी वही रहेगी। इतना बोलकर सोना वापस से अपनी पैकिंग करने लगी। खनक अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नज़र रितेश पर गई, जो नीचे आ रहा था। तभी काव्या रितेश के पास आई और उसके गले लग गई। ये देखकर खनक हैरान हो गई। काव्या रितेश से अलग हुई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस कर ली और मुस्कुराते हुए बोली, बेबी अब इंतज़ार नहीं हो रहा। मैं तो हमारी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे? रितेश कुछ कहता, इससे पहले किसी ने काव्या का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। तो आगे की कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए